Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board in another video of 30 question in 30 minutes. It is part number 4. Already part 1, 2 and 3 अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जो आने वाले पेपर में आपको डेफिनेटली आपके सेट में देखने को मिल सकते हैं. तो आइए आज के क्वेश्चंस हम देखते हैं. यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो कंबाइंड क्वेश्चन है, मतलब हमारे करंट अफेयर से भी हैं. मैंने जो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको सिखाई हैं उनसे भी ये वीडियोस के मतलब उन वीडियो से भी क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा जो हमारा फाइनेंस के करंट अफेयर्स होते हैं, आरबीआई के सर्कुलर वगैरह होते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल कंबाइंड आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं. चलिए देखते हैं कितनी बातें आपको याद है. एक ही करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इसकी पीडीएफ के बारे में बात कर लेती हूँ. सो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम. ओके, तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे जहां से आप इजीली इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स को कवर करा दिया गया है विद पीवाईक्यूज. इनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी. ओके है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. एंड पहला क्वेश्चन है आपका एक रिपोर्ट से. मैं जब भी आपको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसमें ये भी बताती हूँ कि वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है. करेक्ट. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is an international organization that promote global economic growth and financial stability, encourage international trade and the reduce poverty. ये basically function है IMF के. Which of the following report is or are released by the IMF? इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है? ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. बताइए कौन सा रिपोर्ट है जो आईएमएफ रिलीज करता है? हाँ जी, याद रखेंगे 30 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी रीडिंग करने की. तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, यस इट इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यस इट इज आल्सो रिलीज्ड बाय आईएमएफ. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक. मतलब 1 and 2. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 and 2 मतलब ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है. डन, सही हुआ आपका ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स. यस, ये तो सही बात है. With regard to the प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, which of the following statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगेन ये क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट स्कीम से देखने को मिल रहा है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2020. द स्कीम एम टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर फॉलिंग इन द एंट्री एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स. मतलब कोई फार्मर है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है और उसकी एज 18 से 40 ईयर है तो वो इस स्कीम में एनरोल कर सकता है और जब ये 60 ईयर का हो जाएगा तब उनको ये पेंशन बेनिफिट मिलेगा. द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड ₹5,000 मंथली पेंशन टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर वंस दे अटेंड 60 ईयर ऑफ एज. क्लियर? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? आपके पास कोड गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट स्कीम से मिलते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार आप गवर्नमेंट स्कीम के वीडियोस को देखिए, आपको वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो देखिए पहली चीज तो 2020 में इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया गया. पहला स्टेटमेंट गलत है. जरा सोचिए कब लॉन्च किया गया. हाँ, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो सही है कि इस स्कीम को बेसिकली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पेंशन के लिए लाया गया है और अगर उनकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में तो वो एनरोल कर सकते हैं. अब इस स्कीम में 5,000 नहीं 3,000 रुपीज मंथली पेंशन है. मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. पूछा क्या गया है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली 2. मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओनली सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है.
तो इस स्कीम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास जो कल्टिवेटेड लैंड है वो अप टू 2 हेक्टेयर्स का है, ठीक है, और उनको फिर जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो 3000 मंथली पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। डन इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट। कुछ समय पहले करंट अफेयर्स में हमने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स के बारे में बात किया गया था, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई वर्क करता है या फिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है तो उसे ग्रीन क्रेडिट मिलते हैं जो कि ट्रेडेबल होते हैं, जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। उसी के रिगार्डिंग आपके सामने एक क्वेश्चन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड 12 ग्रीनिंग प्रोजेक्ट अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। Which of the following environmental activity have been introduced to a market based approach by this program? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। 4 ऑप्शन है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एंड इको मार्क लेवल डेवलपमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है। हाँ जी, कौन कौन सी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सारी एक्टिविटीज आपको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में देखने को मिल जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी। अब हमें कुछ बातें जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसके बारे में पता होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कब? जब COP28 मीटिंग हो रही थी, कहां पर? दुबई में। मतलब 2023 में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था अंडर द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। नोडल मिनिस्ट्री हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और इसके जो टारगेटेड सेक्टर है वो ये हैं: सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इको मार्क लेवल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी के सभी आपके ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का ही पार्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन को भी हमने अभी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। With which international organization has the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying recently signed an MOU for digitalization of vaccine cold chain management, capacity building and communication planning? तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक MOU साइन किया है, एंड कोल्ड चेन जो एनिमल्स हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डन, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब हमने इसको भी डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स में, ठीक है, देखते हैं कितना आपको याद है। रिसेंटली RBI हैज रिवाइज्ड इट्स इंस्ट्रक्शन ऑन द बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट मतलब एक साथ आप बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, उसी अमाउंट के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। रिवाइज इंस्ट्रक्शन ऑन बल्क डिपॉजिट फॉर रीजनल रूरल बैंक, enhance the bulk deposit limit for RRBs. Which of the following statement not correct regarding the bulk deposit? कौन सा स्टेटमेंट बल्क डिपॉजिट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहला स्टेटमेंट कहता है अगर आप बल्क डिपॉजिट करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक में तो ये 2 करोड़ एंड अबव होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव इज टर्म एज अ बल्क डिपॉजिट इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इन द केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जो बल्क डिपॉजिट है ये 1 करोड़ रुपीज एंड अबव होना चाहिए। और अगर हम RRBs रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं तो उसमें जो बल्क डिपॉजिट है वो 1 करोड़ एंड अबव होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट बल्क डिपॉजिट के लिए करेक्ट है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक के रिस्पेक्ट में, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, तो देखिए RRB के लिए तो बिल्कुल कहानी आपने सही कही है कि आपका यहाँ पर 1 करोड़ रुपीज एंड अबव होगा तो उसको बल्क डिपॉजिट माना जाएगा इन केस ऑफ RRBs। फिर इन केस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक अगर 2 करोड़ रुपीज एंड अबव डिपॉजिट है तो बिल्कुल ये बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ एंड अबव है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे?
पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। ये देखिए केवल और केवल जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। डन। तो आरआरबीज के लिए 2 करोड़ एंड अबव। डन। फिर आपके जो आरआरबीज के लिए 1 करोड़ एंड अबव। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए आपने देख लिया क्या 2 करोड़ एंड अबव, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 2 करोड़ एंड अबव। डन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर्स has recently released the World Economy Situation and Prospect 2024 Mid-Year Updated Report। ठीक है, इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपसे पूछा है क्योंकि इन्होंने इंडिया की एंड ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ फॉरकास्ट की थी। According to it, the world economy is now projected to grow by blank% in 2024, up from the previously forecasted 2.4%, and India's expected growth rate is blank in 2025। तो आपको सिंपल से पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी वर्ल्ड की एंड इंडिया की, ये पूछा गया है। चलिए बताएं क्या फोरकास्टिंग की है इन्होंने। ये भी हमने करंट अफेयर्स में देखा था। ऑप्शन नंबर ए, पहले इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ल्ड इकोनॉमी वो 2.4% होगी, इसको रिवाइज करके 2.7% कर दिया, और इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2025 में वो कितनी है आपकी 6.6%। नेक्स्ट, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP is a digital gateway that allow industry player to access logistic related database from various government scheme. It aim to bring ease of doing business in the logistic sector by simplifying the logistic process, improving its efficiency, bringing in transparency and visibility and reducing logistic cost and time। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जो ये प्लेटफॉर्म है ULIP, इसको क्यों लॉन्च किया गया था, जिससे आपकी लॉजिस्टिक जो फैसिलिटी है अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स में, गवर्नमेंट सिस्टम में, वो इजी हो सके और ईज ऑफ बिजनेस बढ़ सके। बोला जा रहा है कि ULIP को कब लॉन्च किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज ULIP लॉन्च्ड, दैट्स इट। तो कब इसे लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इजी क्वेश्चन है, ये सब तो बस फ्रेमिंग है आपका टाइम खराब करने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अंडर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसे लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे याद है 2 दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स में इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड पे डिस्कशन किया था। Which sector of the economy is expected to benefit from the wider adoption of insurance surety bond? तो यहाँ पर ये जो श्योरिटी बॉन्ड है वो किस सेक्टर में एक तरीके से मैंडेटरी करने की बात की है जिससे इस पर्टिकुलर सेक्टर को बेनिफिट मिल सके। तो ये फैसला अभी NHAI ने किया था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी, ब्रिज वगैरह के लिए बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करने से पहले। अगर आप लोग भी RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको नहीं पता कि कैसे फेज 1 एंड फेज 2 के सिलेबस को कवर करें, तो आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मंथली मैगजीन भी देखने को मिलेगी। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे विजिट करके। ओके, नेक्स्ट है Which initiative has been recently launched by the CDOT, मतलब Center for Development of Telemetrics, Ministry of Communication, to promote entrepreneurship and the innovation, particularly among women in India, who are making significant stride in the ICT and the STEM field। तो यहाँ पर CDOT ने रिसेंटली अभी जो हमने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया था ना, तो 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। ठीक है, तो उनमें से एक इनिशिएटिव यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कि फोकस करता है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को। आंसर हो जाएगा निधि इनिशिएटिव। एक्चुअली इन्होंने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, निधि एंड स्टार, निधि फॉर वीमेन्स एंड स्टार फॉर PhD स्टूडेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं नमस्ते स्कीम के बारे में। द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम और द नमस्ते स्कीम is a testament to government human-centric approach where no sanitation worker have to manually engaged in the hazardous task of the sewer and the septic tank cleaning operation। मतलब अब नमस्ते स्कीम में जो यहाँ पे सीवेज क्लीनिंग की जाती है उसमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है।
with reference to the above scheme which of the following statement not correct? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द नमस्ते स्कीम? ओके, पहला स्टेटमेंट है द स्कीम हैज बीन जॉइंटली इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. नेक्स्ट, नमस्ते स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. Third, the scheme will be for a period of 3 years from 2023-24 to 25-26 with a total budget allocation of 349 crore rupees. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? अगर आप लोग ने नमस्ते स्कीम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई टेंशन नहीं, हम डेली एक गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करते हैं ना. अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट मिनिस्ट्री पिक करेंगे तो हम बिल्कुल नमस्ते स्कीम को भी कवर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट देखोगे आप कि करेक्ट है. All the statement are correct. नमस्ते स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर काम करती है. इसके लिए 349 करोड़ रुपीस बजट दिया है और 3 ईयर के पीरियड के लिए है, मतलब 23-24 से 25-26 के लिए नमस्ते स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी. चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा था. ठीक है, वही क्वेश्चन है ये. आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट about recently released periodic labor force survey quarterly bulletin by the Ministry of Statistics and Program Implementation. You have 4 statement and आपको identify करना है incorrect one. पहला statement है labor force participation rate in urban areas has shown as increasing trend from 48.5% to 50%. ठीक. Next है worker population ratio for person of age 15 year and above has increased from 45.2% in January 2023 to 46.9% in January-March 2024. Unemployment rate in urban area has increased to 6.8% from 6.7% during January-March 2023 to January-March 2024, and female labor force participation increased from 22.7 to 25.5% during the period. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है ये पूछा है. तो ये चारों पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे. अगर आपको रिपोर्ट याद हो जब हमने डिस्कशन किया था, कुछ याद कर पा रहे हो? तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है. जो सी वाला स्टेटमेंट है वहां पर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया डिक्रीज्ड फ्रॉम 6.8% टू 6.7%. यहाँ पे लिखा इंक्रीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज थोड़ी ना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है. तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. Which campaign has been launched by the Department of Ex-Servicemen, Ministry of Defence in Darjeeling, West Bengal, to honor the sacrifice made by the ex-servicemen and their family by proactively engaging with them and addressing their grievances related to the department's various welfare schemes. तो यहाँ पर एक कैंपेन बेसिकली वेस्ट बंगाल में रन की गई है. जो एक्स सर्विसमैन है और उनकी जो फैमिलीज है, उनकी जो भी शिकायतें हैं या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट की वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, तो उनकी कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया गया है. उसका नाम क्या है? तो क्या करना है यहाँ पे, आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उनका सॉल्यूशन बताना है, मतलब समाधान करना है. तो आंसर है समाधान कैंपेन, ऑप्शन नंबर डी. चलिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Mission Amrit Sarovar was launched with an objective to conserve water for the future. ठीक. The mission is aimed at developing and rejuvenating water bodies in the each district of the country as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Which of the following statement not correct regarding the statement? तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट नहीं है? पहला है मिशन अमृत सरोवर was launched in the year 2021. 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. Under the mission, 150 Amrit Sarovar in each district of the country to be developed and rejuvenate, and the mission was implemented through the state and district through regions from various scheme. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि करेक्ट नहीं है? चलिए बताएं, आइडेंटिफाई करें. तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि स्कीम कब लॉन्च की. तो 2021 की स्कीम नहीं है. अब 150 अमृत सरोवर थोड़ी ना, हम आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे ना, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. तो पूछा है कि कौन से करेक्ट नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट नहीं है. अब ये जो अमृत सरोवर स्कीम है इसको 2022 में लॉन्च किया गया था. ठीक. द मिशन एम्ड एट डेवलपिंग एंड रेजुविनेटिंग 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री.
क्योंकि हम आजादी का अमृत काल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो टोटल हमें 50,000 अमृत सरोवर पे काम करना है इन कंट्री। एंड द मिशन वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट थ्रू द कन्वर्जेंस फ्रॉम वेरियस स्कीम, जैसे कि मनरेगा स्कीम और आपकी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कई सारी स्कीम को इंटीग्रेट करके ये स्कीम रन की जाएगी। डन। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मिशन से आपको क्वेश्चन आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप पता कर लीजिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया, कैसे ये काम करता है, एटसेट्रा। इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड at fostering the development and adoption of green hydrogen technologies in India with the target of establishing blank of the annual green hydrogen production capacity by the blank. The mission represent a significant step. यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हमारा टारगेट क्या है, कितनी हमें हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को रेडी करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और कब तक, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जनरली हमारे जो टारगेट है वो 2030 तक के टारगेट है, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी, 5 मिलियन टन हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है बाय 2030। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब याद कीजिए, करंट अफेयर्स में हमने ONDC प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी और कहा था मैंने कि इंडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। सिंगापुर और कोरिया हमसे आगे है, राइट? ये हमने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था। क्वेश्चन ये है, विच मिनिस्ट्री recently organized ONDC Startup Mahotsav, a first of its kind event in New Delhi to provide a platform for a startup to leverage open market for digital commerce। तो ONDC किसके अंदर बेसिकली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कई सारे स्टार्टअप्स आए थे, जिसमें एक फिजिक्स वाला भी था और उन्होंने कहा है, पॉलिसी बाजार भी था कि हम इंटीग्रेट करेंगे ONDC के साथ। सो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट। According to industry expert, India's internet economy is estimated to reach blank by the 2030, primarily due to e-commerce, which is expected to worth blank and the rank globally। यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेट इकोनॉमी। याद करो, मैंने बताया था कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमारे देश की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो 2030 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी। तो $1 ट्रिलियन का तो एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, और इंडिया 3rd नंबर पे आ जाएगा ई कॉमर्स में। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मैंने अलग से डिस्कस किया था, आप जाकर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैंने तब भी कहा था ये रिपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है। In India, between 2000 and 2022, per capita income showed from $442 to $2,389। यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 से 2022 के बीच में इंक्रीज हुई है। पहले $442 थी, अभी इंक्रीज होकर $2,389 हो गई है। The report has been released by the Asian Development Bank. As per the report, the share of the population living in the multidimensional poverty fell from 25 to 15% between 2015-16 to 2019-21। मतलब पॉवर्टी यहाँ पे कम हुई है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिए, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज हुई है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक थोड़ी ना रिलीज करता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है एंड थर्ड करेक्ट है। डन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। ओके, चलो नेक्स्ट। Reserve Bank of India has issued new master guideline about information technology governance. In this connection, which of the statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? RBI का मास्टर गाइडलाइंस थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए। ये जो डायरेक्शन है ये इफेक्ट में आएंगे फ्रॉम 1 October 2024। These direction are also applicable to the local area bank. The key focus area of IT governance will include strategic alignment, risk management, resource management, performance management and business continuity and disaster recovery management। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? एक चीज बताओ, अगर आरबीआई को कोई गाइडलाइंस या सर्कुलर जारी करना है तो वो अक्टूबर का सर्कुलर अप्रैल में, मार्च में या मई में क्यों इशू करेगा? करेक्ट है ना? करना होगा तो अक्टूबर में करेगा, या फिर हो सकता है सितंबर में करे कि अक्टूबर से इफेक्ट में हो।
ठीक है, तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन है ना, ये इफेक्ट में 1 अप्रैल 2024 से है, ना कि अक्टूबर से। पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। यहाँ पर बात हो रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, मतलब आईटी गवर्नेंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे लोकल एरिया बैंक्स कहाँ से आ गए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो केवल थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहला भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। डन डन, इतनी चीजें यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The Reserve Bank of India has recently strengthened the framework for green bond by introducing 2 new concept of the bond. तो green bond को और strength up करने के लिए 2 नए bond यहाँ पे introduce किए गए हैं, brown and blue are the new concept of the bond which are introduced recently. The issuer of green bond is required to send a notice to the holder 21 days before redemption or recall. कौन सा statement correct नहीं है? Not correct. देखिए, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि रिसेंटली गवर्नमेंट चाहती है कि जो ग्रीन बॉन्ड या फिर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है वो स्ट्रेंथ अप हो, तो ग्रीन बॉन्ड को और भी मजबूत करने के लिए 2 नए कॉन्सेप्ट लेकर आई है, ये बात सही है। सेकेंड है कि ब्राउन एंड ब्लू, तो नहीं, येलो एंड ब्लू बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए हैं। कौन से बॉन्ड? येलो एंड ब्लू। ठीक, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, The issuer of green bond is required to send a notice to the holder 21 days before redemption, ये बात भी बिल्कुल सही है। बोला है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सेकंड करेक्ट नहीं है, मतलब पहला एंड तीसरा आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड की बात हुई है, येलो एंड ब्लू। ब्लू बॉन्ड रिलेटेड है वाटर मैनेजमेंट से और येलो बॉन्ड रिलेटेड है आपके सोलर एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी से। डन। चलिए, अब कुछ दिन पहले हमने एक स्कोर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन किया था, उसी के रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्कोर वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्कोर प्लेटफॉर्म? स्कोर इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू हेल्प इन्वेस्टर टू लॉन्च देयर कंप्लेंट pertaining to security market online with SEBI. Issues related to the non-listed of the share of the private offer shall not be treated as a complaint under the platform. Complaint against the companies which are unlisted and can also be raised under the platform. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। ये बात तो सही है, स्कोर जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब तो इसका स्कोर 2.0 आ चुका है मार्केट में और पहले वाले को खत्म भी कर दिया है। ठीक है, तो स्कोर जो प्लेटफॉर्म है वो सेबी का है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो भी कंप्लेंट होती है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं स्कोर में। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है, यहाँ पे जो नॉन लिस्टेड शेयर से प्राइवेट ऑफर, इनको बेसिकली ट्रीट नहीं किया जाएगा, नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट अंडर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी विच आर अनलिस्टेड कैन ऑल्सो बी रेज्ड अंडर द प्लेटफॉर्म। जो अनलिस्टेड कंपनी है उनकी कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, ये बात बोली गई है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो केवल आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो अनलिस्टेड कंपनी है उसकी कंप्लेंट आप कैसे शेयर मार्केट में स्कोर में जाके कर सकते हो, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो स्कोर आपने देख लिया कि यहाँ पे शेयर मार्केट से रिगार्डिंग, सिक्योरिटी मार्केट से रिगार्डिंग जो इन्वेस्टर्स को कंप्लेंट होती है वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी विच आर अनलिस्टेड एंड डीलिस्टेड कैन नॉट बी डील्ड ऑन द स्कोर। तो यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनीज की कंप्लेंट नहीं होती है। चलिए, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इसको मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कवर कराया हुआ है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। Sukanya Samriddhi Yojana is a small deposit scheme by the Ministry of Finance, exclusively for girl child. Sukanya Samriddhi Yojana was launched by the Honorable Prime Minister as a part of Beti Bachao Beti Padhao campaign. The scheme is meant to meet the educational and marriage expenses of the girl child. Yeah, it's true. This scheme encourages parents to build a fund for the future education and marriage expenses of their female child. In this regard, which of the following statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट बोला है, one can apply for Sukanya Samriddhi Yojana through the post office or through the branches of public sector bank and the 2 private sector bank. The girl child must be below the age of 6 years. A premature withdrawal of up to 50% of investment is allowed after the child gain the age of 18 years, even if she is not getting married. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो ये बात तो सही है, अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है,
इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस से, पब्लिक सेक्टर बैंक से आप ले सकते हैं, एंड 2 नहीं 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास सर्टिफिकेशन है जो कि आपका सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर काम कर सकते हैं। तो 2 नहीं है 3 है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। द गर्ल चाइल्ड मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, नहीं, मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 10 ईयर। 10 साल के नीचे अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनके पेरेंट, उनकी जो लीगल गार्जियन है, वो सुकन्या समृद्धि योजना में एनरोल कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉ अप टू 50%, बिल्कुल, अगर कोई लड़की है उसको शादी अभी नहीं करनी, एजुकेशन करनी है, पढ़ाई करनी है, तो 50% तक का आप यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला एंड दूसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस स्कीम को 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। 3 बैंक कौन कौन से प्राइवेट बैंक, HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक है, जहां से सुकन्या समृद्धि योजना को लिया जा सकता है। ओके, डन। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन आपके बेसिकली पॉलिटी वाले सेगमेंट को करंट अफेयर से कनेक्ट करते हुए रेडी किया गया है। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, और जरा बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता थे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, एंड पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर।